हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन विच स्टेट। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1960 के दशक में ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब इसको बूस्ट मिला था वो मिला था 1965 से 1966 में। इसमें हमने नए नए फर्टिलाइज़र का और नई मशीनरी का और हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का हमने इस पे प्रयोग किया था, और इससे हमारे जो ग्रेन्स थे, चाहे वो गेहूं हो राइस हो, इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था। ठीक है, तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कौन है? वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और इनके नाम पे ही एक एग्रीकल्चर की फील्ड में अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग जो अवार्ड जो दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है? वो दिया जाता है एग्रीकल्चर की फील्ड में। और दूसरी बात कि इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इतनी बात आपने ये ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड याद रखनी है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेट थे वो कौन से थे? वो थे पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, इन रीजनल टर्म ओनली द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा शोड द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, द ईस्टर्न प्लेन ऑफ द रिवर गंगास इन वेस्ट बंगाल आल्सो शोड reasonably good result, but result were less impressive in other part of the India। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ब्लू जो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? वो है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड एक ऑपरेशन फ्लड चला था, वो आपने याद रखना है, वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखो इसके बारे में, ब्लू रेवोल्यूशन इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड primarily refers the management of water resources that can steer humanity achieve drinking water and crop irrigation security. In other context it refer to aquaculture। ठीक है, और fish farming। The term blue revolution refers to the remarkable emergence of aquaculture as important and highly productive agriculture activity। ठीक है, aquaculture refers to all form of active culturing of aquatic animal and plant occurring in marine brackish and fresh water। ठीक है, तो एक्वाकल्चर क्या होता है ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज रबर ग्रोन और ऑन ए कमर्शियल स्केल। तो जब हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो रबर होता है वो मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी में होता है? लैटराइट मिट्टी में। और लैटराइट मिट्टी कहाँ पे है? ये है साउदर्न साइड में, केरला साइड को ये मैक्सिमम पाई जाती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर भी आप ये आंसर लगा सकते हो। तो रबर ग्राउंड कमर्शियल स्केल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? यह है केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर भी बड़े आसानी से दे सकते थे। देखते हैं इसके बारे में। देखो, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर अकाउंटिंग फॉर 6.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। केरला इज द फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल रबर। ठीक है, तो आपने ये याद रखनी है कि केरला में सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर होता है। ठीक है, कोट्टम, कोझिकोडे, एर्नाकुलम एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेन प्रोड्यूसर है। तमिलनाडु कंट्रीब्यूट 3% ऑफ द टोटल एरिया एंड 3.39% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ रबर इन द कंट्री। ठीक है,
हेयर बल्क दी प्रोडक्शन कम फ्रॉम कहाँ से, नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर या फिर कन्याकुमारी एंड सेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में रबर जो है वो कमर्शियल स्केल पे उगाया जाता है और टॉप पे आता है केरला का नाम। बस आपने इतनी सी चीज़ याद रखनी है। और कौन सी मिट्टी में होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ सो फार बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन केस ऑफ, तो शुगर केन, कोर्स ग्रेन या वीट या फिर राइस, तो इसका राइट आंसर है वीट। ठीक है, तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमने प्रोडक्शन किया था और बहुत बूस्ट मिला था वीट और राइस को, वीट को खासकर ज़्यादा मिला था। ठीक है, तो देखो, द नोबल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द प्रोडक्शन ऑफ नोबल बीट कल्टीवर और एग्रोनोमिस्ट ब्रेड कल्टीवर्स ऑफ मेज, बीट एंड राइस दैट आर जनरली रेफर्ड टू एज HYV। ठीक है, या फिर हाइल्डिंग वैरायटी भी इनको बोला जाता है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वीट बेनिफिटेड द मोस्ट ऑफ सच स्टेट एज पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। देयर आर आल्सो क्लेम दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज डिक्रीज्ड फूड सिक्योरिटी फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। द claim involves the shift of subsistence oriented cropland to cropland oriented toward production of grain for export of animal feed। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ग्रीन रेवोल्यूशन रिप्लेस्ड मच फॉर लैंड यूज्ड फॉर पल्सेस एंड फेड इंडियन फ्रीजेंट फॉर वीट। तो ये आपने याद रखना है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और किस चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या और इसके फादर कौन थे। बस आपने ये चीज़ें इसकी याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाई शुगर केन, राइस, कॉटन या वीट, तो इसका राइट आंसर है राइस। ठीक है, तो राइस, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में राइस ही सबसे ज़्यादा मात्रा में या राइस की ही खेती की जाती है। देखो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। ठीक है, तो राइस जो है हर क्षेत्र में खाया जाता है। और वीट की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो वीट जो है नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम होता है और वहीं पे ही लोग इसको खाते हैं, गेहूं को। और साउथ इंडिया में अधिकतर जो है चावल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। द टोटल एरिया अंडर इरिगेटेड राइस इज अबाउट 22 मिलियन हेक्टेयर which accounts about 49.5% of the total area under rice crops in the country. Rice is grown under irrigated condition in the state of Punjab, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट है, यहाँ पे जो है इरिगेटेड करके राइस को उगाया जाता है। ठीक है, तो इरिगेटेड कंडीशन मोर देन 50 से 90% तक। और सबसे ज़्यादा राइस कौन से स्टेट में होता है, कौन सा स्टेट इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, तो येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ पेडी, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, प्रोडक्शन ऑफ टी या फिर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो येलो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, और ब्लू रेवोल्यूशन, ये सारे आपने याद रखने थे कि कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड रेवोल्यूशन है। द ग्रोथ, development and adoption of new variety of oilseed and complementary technology nearly doubled oilseed production from 12.6 metric ton in 1987 to 88 to 24.4 metric ton 96 से 7। ठीक है, तो इसमें क्या होता, catalyzed by the technology mission oilseed brought about the yellow revolution. The oilseed production scenario in India witnessed a dramatic turn. तो आपने इतना याद रखना था, प्रोडक्शन के बारे में कोई पूछेगा नहीं कि कितना प्रोडक्शन कब हुआ था, बस आपने ये याद रखना था कि कब से ये स्टार्टिंग इसको मिली थी और कब इसको बूस्ट
मिला था और येलो रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑयल सीड क्रॉप से ये रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए कैश क्रॉप इन इंडिया। तो कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम प्रॉफिट के लिए उगाते हैं, बेचने के लिए उगाते हैं और जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो कौन सी है? मेस, ग्राम, अनियन या फिर वीट। तो इनमें से कौन सी है? ये है ग्राम। ठीक है, तो देखो इसके बारे में, द क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड मेनली टू टाइप। ओके, एक होती हैं फूड क्रॉप्स और दूसरी होती हैं कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो फूड क्रॉप्स आपको पता ही है कौन सी होती हैं। तो राइस, वीट, मेस, मिलेट, वार्ले या मोवर आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, जूट, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड रबर आर नोन फॉर कैश क्रॉप। ठीक है, ए कैश क्रॉप इज ए एग्रीकल्चर क्रॉप विच इज ग्रोन फॉर सेल फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या होती है कैश क्रॉप, ये भी आपने याद रखना है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि कैश क्रॉप क्या होती है। इट इज टिपिकली परचेस्ड बाय पार्टीज सेपरेट फ्रॉम ए फार्म। अदर कैश क्रॉप्स आर कैशे, कॉटन, टी, रबर, ग्राम या फिर सीसेम, मेस एंड मस्टर्ड। तो ये सारी कैश क्रॉप होती हैं। फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप में डिफरेंस आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इन ए स्लैंटिंग हिली इंडियन ट्रेन एक्सपीरियंसिंग मोर देन 200 सेंटीमीटर और एनुअल रेनफॉल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड? वेस्ट। तो कौन सी होती है? कॉटन, जूट, तंबाकू या फिर टी? टी है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है टी। ठीक है, तो देखो, जो आपको पता है जो ढलान वाला जो एरिया होता है वहीं पे ही टी जो है सबसे ज़्यादा होती है और उसी एरिया में ही टी को, जो चाय को है, उगाया जाता है। ओके, तो देखो टी इसका राइट आंसर है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल रेंजिंग अराउंड 2000 to 5000 मिलीमीटर इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर सक्सेसफुल टी प्लांटेशन के लिए ये जरूरी है। द मंथली एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर। ठीक है, तो टेम्परेचर भी कितना कितना इसको चाहिए होता है ये भी आपने देख लिया। द टी इज प्लांटेड इन फ्लैट एंड स्लाइटली undulating land and elevation ranging from 20 to 25 मीटर above sea level। ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। आपको पता है कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा होती है? असम जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टी होती है। द स्टेट ऑफ असम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन है। ओके, इट एक्सपीरियंस हाई प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो एक तो आपने ये सॉइल का भी याद रखना है कि जो सॉइल होती है टी के लिए वो कौन सी सूटेबल होती है? वो होती है लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो इस सॉइल में सबसे ज़्यादा टी होती है और टी के लिए थोड़ा सा हल्का सा ढलानी एरिया होना चाहिए ताकि वहाँ पे पानी रुके ना, बारिश हो और पानी जो है बह जाए ढलानी एरिया से धीरे धीरे नीचे। तो ये सूटेबल कंडीशन होती है टी की प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्रोन इन द खरीफ सीजन? तो आपको देखो पता है, मैंने बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि खरीफ की और रबी की फसलें कौन सी होती हैं। ठीक है, जो बिगनिंग ऑफ मॉनसून जो होती हैं तो वो होती हैं खरीफ की फसलें और जो एंड ऑफ मॉनसून होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सी जो है खरीफ के सीज़न में नहीं बोई जाती है। ठीक है, तो वो
कौन सी फसल है? तो आप देखोगे, देखो मतलब ये इस पे पूछा हुआ कि राबी की फसल कौन सी है। जो ये देखो, बाजरा एंड राइस खरीफ की है, मेज एंड ज्वार खरीफ की है, राइस एंड चॉइस ये भी खरीफ की है, और वीट मेनली जो गेहूं का बारे में पूछा जाता है, वीट जो है वो राबी की फसल है। और जब राबी का सीजन होता है या गेहूं वाला जो सीजन होता है, आप देखोगे मस्टर्ड जो है वो भी उगाया जाता है। ये आमतौर पर सब नॉर्मली इसको बता सकते हैं, ठीक है, कि कब इस मस्टर्ड को कौन से सीजन में बोया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो खरीफ और राबी की फसलों के बारे में आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हो कि आपके आसपास के आजकल के टाइम में कौन सी फसल हम बो रहे हैं और कौन सी काट रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स रेफर टू प्लांटिंग, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एनी डोमेस्टिकेटेड प्लांट शोन द रेनी सीजन ऑन द एशियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, रेनी सीजन या फिर मॉनसून का जो काल होता है उस टाइम में जो हम फसलें बोते हैं। सच क्रॉप्स आर प्लांटेड फॉर ऑटमन हार्वेस्ट। ठीक है, तो पतझड़ में इनको काट देते हैं और रेनी सीजन में इनको बोते हैं, ये आपने याद रखनी है। मे आल्सो बी कॉल्ड दिस समर और मॉनसून क्रॉप इन इंडिया एंड पाकिस्तान में। खरीफ क्रॉप्स आर यूजुअली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट रेन इन जुलाई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि इंडिया में जो बारिश होती है या इंडिया में जो मानसून आता है वो आता है साउथ वेस्ट मानसून से। ओके, कॉमन खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से? देखो, मिलेट है, ज्वार है, मेज है, ग्रीन ग्राम है, शुगर केन है, पीगन पी है, या फिर ब्लैक ग्राम है, या ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, राइस, ये सारे जो है खरीफ फसलों के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज द नेम गिवन टू। तो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर होती है वो कौन सी एग्रीकल्चर होती है? वो होता है, देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर 4 शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो, या इसको झूम एग्रीकल्चर भी बोला जाता है या फिर झूम कृषि भी इसको बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है? झूम एग्रीकल्चर या झूम कृषि। तो देखो, होता शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इनको बोला जाता है। शिफ्ट हो जाते हैं ये बंदे, मतलब जो जनजातियां होती है मेजर, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं, वहाँ को उनको प्लेन कर देते हैं, वहाँ पे फिर एक फसल उगाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और पीछे वाले को उसको छोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर वो शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न इज ए एग्रीकल्चर टेक्निक विच इन्वॉल्व्स कटिंग एंड ब्रिंगिंग टू फॉरेस्ट और वुडलैंड्स टू क्रिएट फील्ड। तो ये आपने ये चीज़ इसकी याद रखनी है कि ये क्या होता है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड woodlands to create field. It is subsistence agriculture that typically use little technology or other tools. It is typically part to shifting cultivation agriculture and of transhumance livestock herding. Slash under the burn agriculture, forest will typically be cut months before dry season. ठीक है, the slash is permitted to dry एंड देन बर्न इट द फॉलोइंग ड्राई सीजन। तो देखो, इतना आपने याद रखना है कि स्लैश एंड बर्निंग या फिर इसको झूम कृषि बोला जाता है, वो होती क्या है। तो बस आपने इसकी एक डेफिनेशन याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये जो जंगलों को काटा जाता है, जलाया जाता है, वहाँ पे एक फील्ड तैयार की जाती है, उस पर फिर जो है खेतीबाड़ी की जाती है, उसके बाद फिर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इतना आपने याद रखना है इसके बारे में। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।